हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर किंजल मैम। हम अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है। अर्थशास्त्र में हमने इसके पहले 2 प्रश्नों के उत्तर पढ़े थे। अब आगे नए प्रश्न की ओर जाएंगे। इस चैनल को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी बच्चे घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर सकें। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ पढ़ाते समय, उस हर एक बात को ध्यान रखिए। एक नोटबुक लेकर उसमें हर चीज़ को नोट कीजिए, जो आगे आपको प्रैक्टिस करने में काम आएगा। तो बढ़ते हैं आगे नए प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नया प्रश्न। प्रश्न है, आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो 3 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। सेक्शन डी में जो पहला प्रश्न होता है, ज़्यादातर यही प्रश्न होता है। तो क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लें कि जो हम आकृति या आलेख बना रहे हैं, उसको बनाते समय यानी ग्राफ पेपर पर उसको ड्रॉ करते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें कुल 6 बातें हैं, जो 6 बातों का ध्यान हमें आलेख या आकृति बनाते समय रखना होता है। उसमें से जो सबसे पहली बात है वो है प्रकार की पसंदगी। अब आकृति और आलेख के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, वो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें मैं समझा दूंगी। तो सभी प्रकार की जानकारी के लिए एक अलग अलग प्रकार के आलेख हमको बनाना होता है। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, वो नियम ही हमको इसके विस्तार में लिख देना है, और इसका जो डिटेल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका जो डिटेल लिखा है वो हमको सेक्शन ए में, बी में काफ़ी, और जब मैंने कहा था जैसे इसका ग्राफ आता है 5 नंबर में, उसमें भी ये उपयोगी होगा। तो पहले जो लिखा है प्रकार की पसंदगी, उसमें है एक ही प्रकार की जानकारी के लिए या एक समान जानकारी के लिए हम रेखाकृति तथा सरल स्तंभ आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न एमसीक्यू में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है। साथ ही साथ ये प्रश्न, ये जो बात है वो हमको ग्राफ के लिए भी उपयोगी है। एक ही प्रकार की या एक समान आकृति दी है तो हमें रेखाकृति बनानी है या तो सरल स्तंभ आकृति बनानी है। फिर विविध प्रकार की जानकारी दी है, मतलब एक से अधिक जानकारी दी है। ये एक ही प्रकार की जानकारी और विविध प्रकार की जानकारी में शॉर्टकट में आपको समझा दूं तो जैसे वर्ष दिया है और गरीबी दी है, वर्ष और गरीबी। ठीक है, ये जो जानकारी दी है वो है एक प्रकार की जानकारी। 5 वर्ष दिए हैं और 5 वर्षों में गरीबी की स्थिति क्या थी, वो जो जानकारी है वो एक ही प्रकार की जानकारी, एक ही डेटा है उसमें। तो ये दोनों आकृति उसमें बनानी होती है। अब विविध प्रकार की जानकारी का अर्थ है, जैसे वर्ष दिया है, गरीबी दी है। ठीक है, अब साथ साथ में उसके साथ बेकारी भी दी है, यानी वर्ष एक ही है पर एक ही वर्ष की 2 स्थिति बताई है, गरीबी की और बेकारी की, तो वो विविध प्रकार की जानकारी हो गई। तो जब ऐसी विविध प्रकार की या 2 से अधिक जानकारी दी हो तो पास पास की स्तंभाकृति तथा विभाजित स्तंभाकृति बनाई जाती है। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो इसमें 4 तरह के आलेख की बात की गई है। तो ये चारों तरह की जो आकृति या आलेख है वो एग्ज़ाम में आता है। ये चारों में से ही कोई एक प्रकार का आलेख हमको एग्ज़ाम में बनाना होता है। तो जितने भी इसमें डिटेल लिखी हुई है वो हर एक डिटेल, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका जो डिटेल था वो ख़त्म। प्रकार की पसंदगी में एक ही प्रकार की जानकारी है तो रेखाकृति और सरल आकृति बनानी है। विविध प्रकार की जानकारी है तो पास पास की स्तंभाकृति और विभाजित स्तंभाकृति बनानी है। फिर दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं, वो है स्पष्टता। तो जो चित्र है उसका प्रस्तुतिकरण स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग या फिर शेड द्वारा दर्शाना चाहिए। जो भी ये 4 तरह की आकृतियों की बात करी, जब हम आकृति बनाते हैं तो वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का जो गंदगी है वो नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बनाते समय बच्चे उसमें ठीक तरह से नहीं बना रहे हैं, पेंसिल का उपयोग नहीं किया या पेन से बना दिया है, या उसमें कुछ लिखने में बहुत सफाई नहीं रखी गई है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हमें प्रस्तुतिकरण के समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा चित्र सुंदर दिखे, स्पष्ट दिखे। और जो विभाजन है, विभाजन का मतलब यहाँ पर है जैसे विभाजित स्तंभाकृति है, स्तंभ जो बनाते हैं पास पास के स्तंभ, ये जो विभाजन है वो इन दोनों में नहीं आएगा। विभाजन ये जो लास्ट के 2 ग्राफ हैं इसमें ही आएगा। तो इसमें स्तंभ बनाएंगे, इसमें 2 या 3 या 4 स्तंभ बन सकते हैं, इसमें विभाजन करना होता है। तो हर एक विभाजन को अलग अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ये किस परिस्थिति को प्रस्तुत कर रहा है। फिर अगला जो मुद्दा है वो है स्केल माप।
स्केल माप सबको पता है। स्केल माप जो है वो संख्या के आधार पर लेना चाहिए। जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हमको जो जानकारी है वो दर्शानी होती है। तो वो जानकारी जो संख्या है उसको अच्छे से समझकर फिर हमको उसका स्केल माप निर्धारित करना है। फिर लिखा गया है स्केल माप बहुत अधिक बड़ा या बहुत अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। जब हम ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो जैसे हमको बेकारी अगर प्रतिशत में दी है तो 10%, 15%, 25% इस तरह से दी गई है, तो वो जो उसको जो हमें ग्राफ पर दर्शाना है तो वो स्केल सही तरह से लेना है। जैसे 5, एक में 5 है, एक में 10 है, एक में 25 है, एक में 30 है, तो किस तरह का स्केल माप लें जिससे हमारा जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा ना बन जाए और बहुत छोटा भी ना बन जाए। ठीक है, ये जो स्केल माप है वो जब आप ग्राफ बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्केल माप है वो संख्या के आधार पर लिया जाता है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। फिर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसका चौथा नंबर का मुद्दा है वो अक्षों पर विवरण। तो जैसे हम जानते हैं आकृति या आलेख में 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा जो होता है वो वाई अक्ष होता है। एक्स और वाई अक्ष में जैसे आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें जो ये अक्ष होता है, जो आड़ी लिटी है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और जो ये खड़ी लिटी है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन होता है। तो ये जो इस तरह का जो हमारा ग्राफ का फॉर्मेट होता है, तो इसमें जो अक्ष है वो 2 है, एक्स और वाई। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चल, ये खास ध्यान रखना है, जो एक्स अक्ष है उस पर स्वतंत्र चल दर्शाया जाता है, जैसे वर्ष दिए हों जो ज़्यादातर बदलते ना हों। ठीक है, फिर वाई अक्ष पर परतंत्र चल लिखकर उसका विवरण दर्शाया जाता है। जैसे मैंने कहा अभी ऊपर बताया था, जैसे वर्ष है और उसकी गरीबी है, तो वर्ष तो स्थिर रहेंगे, गरीबी क्या है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो गरीबी जो है वो हमें वाई अक्ष पर दर्शानी होगी और जो वर्ष है वो यहाँ दर्शाना होगा। महीने दिए हैं तो वो हाँ यहाँ एक्स अक्ष पर दर्शाना होगा। तो एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चल दर्शाया जाता है, वाई अक्ष पर परतंत्र चल दर्शाया जाता है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी एमसीक्यू और सेक्शन बी में आती हैं, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे जो 4 मुद्दे हैं वो हमने ख़त्म किए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। उसके पहले आपको ये चारों मुद्दे में दिखा दूँ। ये इस तरह से लिखने का एक मोटिव ये है कि आपको पता चले कि जब ये प्रश्न 3 मार्क्स में आएगा तो आपको इससे दर्शाना कैसे, लिखना कैसे। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से मुद्दा बनाया है, जिस तरह से अंडरलाइन किया है, उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये जो मेन पॉइंट थे उस पर अंडरलाइन किया हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यहाँ पर भी अंडरलाइन कर सकते हो, या तो इसे इस तरह से सेंटर में लिख के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो देखने में अच्छा लगेगा, आंसर देखने में अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 मुद्दे ख़त्म। नए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं अब। नया जो मुद्दा है वो जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत से तात्पर्य है कि जैसे मैंने कहा कि हमको वर्ष दिया गया है और गरीबी या बेकारी दी गई है, तो जो संख्या दी गई है गरीबी या बेकारी की, तो वो जो जानकारी है वो किसने एकत्र की है। ठीक है, तो जब भी हम आकृति या आलेख में सांख्यिकी जानकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका स्रोत दर्शाना चाहिए कि जो वो डेटा है, संख्या है, वो किसने एकत्र किया है। तो ऐसा करने से उस ग्राफ की, उस आलेख की विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो लोग अंदाज़ा लगा के लिख देते हैं, और कई सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं वो एकत्र करती हैं। तो इस तरह की कोई संस्था का नाम अगर हम ग्राफ के उस संख्या की जानकारी के आसपास या उसके नीचे प्रस्तुत करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो अधिक विश्वसनीय बन जाता है। फिर है गणना की रीति। जैसे मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बहुत उपयोगी है, तो इसमें जो जानकारियाँ प्रस्तुत की जाती है उसमें बहुत सी गणितिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब मैं फिर से 11वीं पर जाना चाहूँगी। 11वीं में जो स्टेट का जो सेकंड चैप्टर था उसमें आप स्टेट्स का उपयोग करते थे जब आपको ग्राफ बनाना होता था। ठीक है, तो जो जानकारी थी जिसमें टेबल बना होता था, टैली मार्क लेना होता था। ठीक है, तो उसमें हम जो वर्ग लेते थे वो कैलकुलेट करके लेते थे, 5 का अंतर, 10 का अंतर। ठीक है, इस तरह से हम जो ध्यान रखते थे अधः सीमा बिंदु, ऊर्ध्व सीमा बिंदु। तो ये एक गणितिक पद्धति होती है
तो जो जानकारी को स्पष्ट करने के लिए हमने जिस गणितिक पद्धति का उपयोग किया हो उसका विवरण हमको वहाँ पे संक्षिप्त में दर्शाना चाहिए कि हमने इस जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी की इस पद्धति का उपयोग किया है, जिससे अगर किसी को उस जानकारी के बारे में अधिक जानना हो या उस जानकारी को कंफर्म करना हो कि ये सही है या नहीं, तो उस पद्धति का उपयोग करके वो उसकी जांच कर सके और इस तरह से हमारी जो विश्वसनीयता है आलेख की वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 6 मुद्दे ख़त्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न आप करने जा रहे हैं वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जो पहला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आकृति के प्रकार। आकृति के यहाँ पर कुल मैंने 6 प्रकार लिखे हुए हैं। पहला है चित्राकृति। एग्ज़ाम में सिर्फ इसके नाम लिखने को ही आते हैं। तो पहला जो है वो चित्राकृति है। दूसरा विकीर्ण आकृति, तीसरा समय आधारित रेखाकृति, फिर वृत्त आकृति, स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। इस तरह से 6 प्रकार हैं आकृति के, आप देख सकते हो और इसको नोट करके लिख लेना, आपको याद करने में सरलता रहेगी। फिर इसमें जो स्तंभ आकृति है, ये बाकी जितने भी ऊपर आकृति के प्रकार हैं इसमें कोई अंदर दूसरे और प्रकार नहीं है, पर स्तंभ आकृति के और 3 प्रकार हैं। तो स्तंभाकृति के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल स्तंभ आकृति, जो आपको एग्ज़ाम में आएगी। पास की स्तंभाकृति, ये भी एग्ज़ाम में आती है। विभाजित स्तंभाकृति, ये भी एग्ज़ाम में आती है। और ये तीनों अभी हाल इसके पहले का जो प्रश्न था उसमें हमने किया था। ठीक है, तो स्तंभ आकृति के अंदर 3 प्रकार है, सरल, पास का और विभाजित। ध्यान रखना है, आकृति के प्रकार पूछे तो 6 आएंगे, स्तंभ आकृति के प्रकार पूछे तो ये 3 प्रकार है। और पीछे नाम देखकर आप समझ सकते हो, स्तंभ स्तंभ स्तंभ, ठीक है, यानी स्तंभाकृति के प्रकार है। फिर ये आज का आखिरी प्रश्न है, आलेख के प्रकार। आलेख के प्रकार में हम देख सकते हैं 3 प्रकार है आलेख के। सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाला आलेख, दूसरा जो है वो सतत आवृत्ति वितरण दर्शाने वाला आलेख, उसके अंदर 4 प्रकार के आलेख हैं। एक स्तंभालेख, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति बहुकोण और अंतिम जो आलेख का प्रकार है वो लघु गुणांक आधारित। ये आलेख में से एक भी प्रकार का आलेख हमें एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसके पहले जो मैंने 4 आलेख बताए, एक स्तंभाकृति स्तंभ आलेख, एक दूसरा रेखाकृति वाला, तीसरा पास का और चौथा विभाजित स्तंभालेख, वही आने वाले हैं। इस तरह इसमें से एक भी हमको नहीं आएगा, सिर्फ इसका नाम हमको याद रखना है जो शायद 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने 3 प्रश्नों के उत्तर याद किए। पहला जो था वो आकृति या आलेख बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें, दूसरा जो था वो है आकृति के प्रकार, तीसरा जो प्रश्न था वो था स्तंभाकृति के प्रकार और जो चौथा प्रश्न है वो आलेख के प्रकार। ठीक है, 4 प्रश्न हमने इसमें याद किए आज। तो ये चारों प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बार बार आपको वीडियो चालू करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करना। और फिर से कह रही हूँ, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों तक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पहुँचाइए, जिससे वो भी घर पर बैठकर अभ्यास कर सकें। और आज के लिए इतना ही। आगे का जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय ऑल।